स्वागत है दोस्तों आपका। हम मिट्टी के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले मिट्टी के बारे में हमने पढ़ा कि उनका जो विभाजन उर्वरता के आधार पर किया गया, उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके अलावा उसका वैज्ञानिक आधार जो हमने पढ़ा, वैज्ञानिक नाम जो उसके पढ़े, वैज्ञानिक आधार पर जो विभाजन किया उसके बारे में पढ़ा। अब हम उसके आकार के बारे में, जो विभाजन किया गया मिट्टी का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन वैज्ञानिक जो नामकरण है उसको वापस देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी एंटीसोल। कौन सा? एंटीसोल मिट्टी। एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी मरुस्थल की तरफ। पश्चिमी मरुस्थल की तरफ, पश्चिमी मरुस्थल की तरफ। कौन सा? शुष्क, शुष्क जलवायु क्षेत्र में, शुष्क प्रदेश जो है जैसलमेर की तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में पढ़ा एरिडोसोल। एरिडोसोल, एरिडोसोल, एरिडोसोल मिट्टी अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। किन क्षेत्रों में? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में एरिडोसोल पाई जाती है। वर्टिसोल, वर्टिसोल, वर्टिसोल मिट्टी कोटा बूंदी की तरफ, हाड़ौती क्षेत्रों में वर्टिसोल। कौन सी? वर्टिसोल। इसके बाद एल्फीसोल, मैदानी प्रदेशों में एल्फीसोल, मैदानी प्रदेशों में कौन सी? एल्फीसोल। और इसके बाद इंसेप्टी। कौन सी? इंसेप्टीसोल, अरावली पर्वतमाला की तरफ। कौन सी? इंसेप्टीसोल। तो इस तरह ये वैज्ञानिक विभाजन जो है अरावली पर्वतमाला का हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो कणों के आकार के आधार पर, कणों के जो साइज है उसके आधार पर किस तरह जिसका विभाजन किया गया उसके बारे में अपन देखते हैं। कणों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कणों के आकार के आधार पर मिट्टी तीन प्रकार की पाई जाती है। जो सबसे पहला आकार है वो है छोटे आकार के कण। कौन से? छोटे आकार के, छोटे आकार के कण, छोटे आकार के कण। अब कौन सी मिट्टी छोटे आकार की होती है? देखो, एक तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की तरफ जो काली मिट्टी पाई जाती है, जो वर्टिसोल मिट्टी होती है। इसके अलावा अरावली की तरफ की मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी जो है उसमें छोटे आकार के कण होते हैं। इसीलिए जब भी बारिश का पानी होता है तो उसके साथ अवशोषित कर लिया जाता है, उपजाऊपन होता है, अच्छी खासी उपजाऊ होती है, कपास के लिए, मक्का के लिए अच्छी रहती है। तो सबसे छोटे कण किसमें होते हैं? ये होते हैं एक तो अपनी वर्टिसोल में, वर्टिसोल में छोटे आकार के कण होते हैं, ये उपजाऊ होती है, ठीक है। इसके अलावा ये कपास के लिए उपयुक्त होती है, छोटे आकार के कण। इसके अलावा ये वर्षा का पानी अवशोषित करने में, वर्षा का पानी अवशोषित करने में सबसे बढ़िया होती है। अवशोषण जो होता है, वर्षा का पानी अवशोषित करने में सबसे अच्छी होती है कौन सी? छोटे आकार के कण जहाँ होते हैं। और ये छोटे आकार के कण जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, एक तो कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और साथ में अरावली, अरावली क्षेत्र, अरावली क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो है छोटे आकार के कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाए जो छोटे आकार के मिट्टी कण दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की तरफ पाए जाते हैं और अरावली की तरफ पाए जाते हैं। अरावली में भी लाल पीली मिट्टी होती है, जबकि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है, उसमें छोटे आकार के कण होते हैं। तो ये सबसे छोटे आकार के कण हैं। दूसरा जो है मध्यम आकार के, मध्यम आकार के कण, मध्यम आकार के कण हैं वो पूर्वी, एक तो पूर्वी मैदानी प्रदेशों में, पूर्वी मैदानी प्रदेशों में, और साथ में कौन सी मिट्टी? भूरी मिट्टी, भूरी मिट्टी जो गंगानगर क्षेत्र में पाई जाती है, वहाँ पर मध्यम आकार के कौन से कण पाए जाते हैं? मध्यम आकार के कण। एक तो पूर्वी मैदानी प्रदेशों में, पूर्वी मैदानी प्रदेशों में जो मिट्टी पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीव्र गति से होता है, पोषक तत्व जो पौधों को अच्छी तरह से मिलते हैं, इसीलिए पूर्वी मैदानी प्रदेशों में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। और मध्य उसके कण कौन से होते हैं? मध्यम आकार के कण होते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश में, और इसके अलावा योधे प्रदेश में, गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। इधर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी, भूरी मिट्टी। इसके कण कौन से आकार के होते हैं? मध्यम आकार के कण होते हैं। समझ में आया? छोटे आकार के कण कौन से होते हैं? जो कोटा बूंदी की तरफ पाई जाती है। इसके अलावा जो अरावली की लाल काली मिट्टी होती है, लाल पीली मिट्टी होती है, वो छोटे आकार के कण के लिए, छोटे आकार के कण होते हैं उसमें। उससे मध्यम आकार के कण पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है उधर पाए जाते हैं। इसके अलावा भूरी मिट्टी के जो कण होते हैं वो कौन से होते हैं? मध्यम आकार के कण होते हैं। इसके अलावा जो बड़े कण होते हैं, जो अनुपजाऊ, सबसे ज़्यादा अनुपजाऊ मिट्टी बड़े आकार के कण वाली होती है, ये पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बड़े आकार के मिट्टी के कण जो होते हैं वो पश्चिमी मरुस्थल में। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी मरुस्थल और अर्धशुष्क प्रदेशों में। पश्चिमी मरुस्थल जो शुष्क प्रदेश है, इसके अलावा अर्धशुष्क प्रदेशों में,
अर्ध शुष्क प्रदेशों में, इन प्रदेशों में जो मिट्टी पाई जाती है उनका आकार क्या होता है, बड़े आकार की मिट्टी होती है। वर्षा का पानी अवशोषण करने में वो सबसे कम उनकी मात्रा होती है, इसीलिए उधर पश्चिमी मरुस्थल की तरफ जो पानी इकट्ठा नहीं होता है इतना, और जो फसल होती है इतनी उपजाऊ नहीं होती। क्यों? एक तो बड़े आकार की मिट्टी पाई जाती है, दूसरा वहाँ वैसे भी गर्मी पड़ती है, थार का मरुस्थल है, और पश्चिमी मरुस्थल और अर्धशुष्क प्रदेश में जो मिट्टी है उसमें कणों के आकार सबसे मोटा होता है। तो बड़े आकार के कण, मध्यम आकार के कण और छोटे आकार के कण, इस प्रकार से आकार के आधार पर मिट्टी का विभाजन किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक तो स्थानीय मिट्टी और एक स्थानांतरित मिट्टी। स्थानीय मिट्टी का मतलब होता है जो वहीं पर बनी हुई है, वहीं किसी न किसी कारणों से बनी हुई है, उन्हें स्थानीय मिट्टी कहते हैं। और स्थानांतरित मिट्टी जो है कहीं से उड़कर आई है, उसे स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। तो दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक तो मिट्टी पाई जाती है, ये अलग अलग आधार पर है, उर्वरता के आधार पर हमने पढ़ा, वैज्ञानिक नाम के आधार पर हमने पढ़ा। इससे पहले जो हमने पढ़ा वो पढ़ा अलग अलग क्षेत्रों पे उनके आकार के आधार पर पढ़ा। हम अब पढ़ रहे हैं स्थानांतरण के आधार पर, कि कौन कहीं से आई है या वहीं से उसके निर्माण के आधार पर। तो सबसे पहले है स्थानीय मिट्टी। स्थानीय मिट्टी का मतलब होता है उस मिट्टी का निर्माण वहीं से हुआ है, पर्वत पठार के अपरदन से हुआ है, उनके टूटने से हुआ है, वहीं से उनका निर्माण हुआ। तो स्थानीय मिट्टी जो होती है, जैसे अरावली पर्वतमाला की तरफ जो मिट्टी पाई जाती है या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की तरफ जो मिट्टी पाई जाती है, उसका निर्माण वहीं हुआ है, वहीं पठारी प्रदेशों से टूटने के बाद, चट्टानों के टूटने के बाद उनसे निर्माण हुआ है। तो स्थानीय मिट्टी जो होती है वो कौन सी होती है? जिस मिट्टी का निर्माण उसी स्थान पर हुआ है, वो वाली मिट्टी कौन सी होती है? स्थानीय मिट्टी होती है। इसका निर्माण वहीं पे होता है। जैसे एग्जाम्पल कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मिट्टी, काली मिट्टी जो है, प्रदेश और अरावली प्रदेश, इनके आसपास की मिट्टी अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेशों से हुई है। पहाड़ और जो पठार है उनकी वो टूट कर उनके अपर्दन से इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। ये स्थानीय मिट्टियों की श्रेणी में आती है। जबकि जो स्थानांतरित मिट्टी होती है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो मिट्टी आती है वो किस में आती है? स्थानांतरित मिट्टी में आती है। किस में आती है? स्थानांतरित मिट्टी में एक तो आता है आपके पश्चिमी मरुस्थल वाला और एक पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला। मैदानी प्रदेश का निर्माण भी हमने पढ़ा था किससे हुआ? नदियों से हुआ है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। तो वहाँ की थी नहीं, वो कहीं से बहा कर लाई गई है, इसलिए वो कौन सी श्रेणी में आती है? स्थानांतरित मिट्टी में आती है। कौन कौन सी? एक तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की और एक पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल जो है वो किसका भाग है? हमने पढ़ा था आर्कटिक अफ्रीका का, आर्कटिक अफ्रीका के बारे में पढ़ा था, उसका भाग है। तो उसी से ये बना है। हमने अफ्रीका के ये सहारा मरुस्थल हुआ, इसके अलावा जो सऊदी अरब का मरुस्थल हुआ और इसके अलावा थार का मरुस्थल होता है, ये सब जो है पेलियो आर्कटिक अफ्रीका के भाग हैं। तो उसी से हवा चलने से, हवा के चलते चलते थार का मरुस्थल बढ़ता जा रहा है। अभी भी ये बढ़ता जा रहा है निरंतर, इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे। तो इसी तरह स्थानांतरण से इस मरुस्थल का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसे स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? स्थानांतरित मिट्टी। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की जलोढ़ मिट्टी, पूर्वी मैदानी प्रदेश की जलोढ़ मिट्टी, कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। और इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान की बलुई रेतीली मिट्टी, कौन सी? रेतीली बलुई मिट्टी। इन मिट्टियों का निर्माण किससे हुआ है? स्थानांतरण से हुआ है, इसीलिए इसे स्थानांतरण मिट्टी कहते हैं। और जिन मिट्टी का निर्माण वहीं से हुआ है, चट्टानों के टूटने से हुआ है, उन्हें स्थानीय मिट्टी कहते हैं। तो स्थानीय मिट्टी दो प्रकार की हो गई, अरावली वाली और पठारी प्रदेश वाली। जबकि जो स्थानांतरित मिट्टी है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश की है और पश्चिमी राजस्थान की है, क्योंकि दोनों मिट्टियां बहा कर लाई गई है, हवा द्वारा लाई गई है या फिर पानी द्वारा लाई गई है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्थानांतरित मिट्टी। तो ये हो गया मिट्टी का निर्माण किस तरह, स्थानीय और स्थानांतरण और स्थानीय मिट्टी किस प्रकार इसका निर्माण हो, उसके बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसी भी मिट्टी में क्या क्या चीजें होती है। इससे पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान में प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला, परीक्षण की प्रयोगशाला कहाँ पर? जोधपुर में। 1958 में उसका निर्माण हुआ। ठीक है, 1958 में जोधपुर में। कब हुआ? 1958 में जोधपुर में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण हुआ। इसको आप ध्यान रखिए, 1958 में जोधपुर में प्रथम मिट्टी
प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला जो है परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण कहाँ हुआ? जोधपुर में कब हुआ? 1958 में। उसको भी आप याद रखें। इसके बाद हम बात करते हैं किसी मिट्टी में क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या पोषक तत्व होने चाहिए। एक तो नाइट्रोजन के बारे में हमने बात की, नाइट्रोजन होना चाहिए। इसके अलावा हमने बात की जो कार्बनिक तत्व होते हैं वो भी होने चाहिए। कार्बनिक तत्व ये सब पोषक तत्वों में आते हैं। फास्फेट, कैल्शियम, ये सभी जो पोषक तत्व होते हैं ये किस में आते हैं? ये तत्व जो होते हैं उपजाऊपन में वृद्धि करते हैं। किसी भी रेत में, किसी भी मिट्टी में इनका होना जरूरी होता है। क्रम के अनुसार नाइट्रोजन का होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, इसीलिए सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। मैं बार बार आपको बताता हूँ क्योंकि काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस मिट्टी में सबसे अधिक होता है, तो वो किस में होता है? जलोढ़ मिट्टी में। पूर्वी मैदानी प्रदेश वाली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ, फास्फेट और कैल्शियम ये ऐसे तत्व होते हैं जो किसी भी मृदा में उसकी उर्वरता का मापदंड तय करते हैं। इसी के आधार पर उसकी उर्वरता बढ़ती और कम होती रहती है। इसके अलावा ह्यूमरस का नाम आता है। ह्यूमरस किसका नाम आता है? ह्यूमरस का नाम आता है। वो इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया क्योंकि वो किस तरह इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। ह्यूमरस जो होता है, ह्यूमस नाम आता है इसका। ये क्या करता है? ये जो मरे हुए जीव होते हैं जो मिट्टी में दब जाते हैं उनसे उपजाऊपन बढ़ता है। इससे मिट्टी में दबे हुए जो जीव होते हैं उनसे इसका निर्माण होता है, वो पोषक तत्वों का निर्माण होता है और इसका अपरदन के कारण धीरे धीरे ये खत्म होती रहती है। ह्यूमरस की मात्रा धीरे धीरे खत्म होती रहती है, इसीलिए धीरे धीरे इसमें उपजाऊपन कम होता है। मिट्टी में धीरे धीरे उपजाऊपन कम होता रहता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु। इसको आप याद रखें, ये वर्ड आता है एग्जाम में। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? जब उसका अपरदन होता रहता है जिसमें ह्यूमरस की मात्रा कम होती रहती है तो उसे क्या कहते हैं? मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु बिल्कुल धीरे धीरे मरती है, धीरे धीरे खत्म होती है, इसीलिए इसे मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। किसकी कमी से? ह्यूमरस की कमी से ऐसा होता है। तो इसको आप याद रखें, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? जब मिट्टी में पोषक तत्वों का कम हो जाता है, ह्यूमरस कम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु। अब हम बात करते हैं अपरदन के बारे में। किसके बारे में? अपरदन के बारे में। अपरदन का अर्थ क्या होता है? अपरदन एक नेगेटिव चीज़ है, नकारात्मक शब्द है। अपरदन का अर्थ होता है कि किसी भी मिट्टी में, किसी भी क्षेत्र में कोई मिट्टी होती है उसमें उपजाऊपन को उपजाऊपन कम होता है। वो किस किस प्रकार से होता है? जैसे वायु अपरदन होता है, वायु के चलने से मिट्टी का अपरदन होता है क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, वो बहकर चले जाते हैं, या तो जल के साथ चले जाते हैं या फिर किसके साथ? वायु के साथ चले जाते हैं। तो इससे उस स्थान पर मिट्टी की जो पोषक तत्व उसमें कमी आ जाती है, इससे वहाँ की उर्वरता कम हो जाती है। इसे अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। अपरदन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के अपरदन अपन पढ़ेंगे। एक तो होता है जल अपरदन। कौन सा अपरदन? जल अपरदन। अब ये जल अपरदन क्या होता है? जल अपरदन जो जल द्वारा मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना जल अपरदन कहलाता है। वहाँ जहाँ पर मिट्टी है उसे बहाना। इससे क्या होता है कि फसलों के उत्पादन में कमी आती है, उर्वरता कम होती है, पोषक तत्व बहकर चले जाते हैं, तो इससे उर्वरता कम हो जाती है। जल अपरदन के और नाम आप याद रखें। जल अपरदन तो कॉमन नाम हो गया है। इसके अलावा ऐसे कहते हैं लंबवत अपरदन। कौन सा? लंबवत अपरदन। इसके अलावा अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन। अभी कैसे होता है इसको देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। कोई भी क्षेत्र होता है, जैसे ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जब भी कोई पानी आता है तो पानी जब नदी बहती है या नदी या कोई भी पानी का बहाव होता है, तीव्र गति से बहाव होता है, तो ये मिट्टी को साइड में इकट्ठा कर देती है। मिट्टी को साइड में इकट्ठा कर देती है और एक नाली के रूप में, अगर बहाव कम है, बहाव की मात्रा कम है, बहाव नदियों द्वारा न होकर छोटे छोटे नालियों के रूप में होता है, तो ये मिट्टी को एक साइड में कर देती है और ये बहाव के लंबवत दिशा में मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लंबवत अपरदन कहते हैं। इसको ध्यान रखें। क्यों कहते हैं इसे लंबवत अपरदन? क्योंकि बहाव की लंबवत दिशा में मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और नालिका के रूप में, ये किस रूप में बन जाती है? नालिका के रूप में बन जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? अवनालिका अपरदन। किस नाम से जाना जाता है? अवनालिका अपरदन। तो इसको भूलना नहीं है, याद रखना है।
कि जल अपर्दन, लंबवत अपर्दन या अवनालिका अपर्दन एक ही नाम है। आप देखोगे कोटा जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन होता है। किसके द्वारा? चंबल नदी द्वारा क्या किया जाता है? अवनालिका अपर्दन किया जाता है। अवनालिका अपर्दन किया जाता है। ये जो है मिट्टी जब जब नदी बहती है तो उस क्षेत्र में क्या होता है कि नदी का बहाव यदि तेज होता है तो मिट्टी आसपास के क्षेत्रों में से फैल जाती है और यहाँ खड्डे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? खड्डे पड़ जाते हैं। हमने बीहड़ के बारे में चर्चा की और बीहड़ का निर्माण भी इसी तरह होता है। यदि बहाव तेज है, यदि खड्डे काफ़ी बड़े बन गए हैं, मिट्टी का जो है उत्खनन काफ़ी उत्खननाकृति जो हमने पढ़ा था काफ़ी मात्रा में हो गया है, तो वहाँ क्या पड़ जाते हैं? उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। इसीलिए चंबल के आसपास बीहड़ों का निर्माण हुआ है, क्योंकि वहाँ अवनालिका अपर्दन हुआ है, वहाँ मिट्टी का बहाव हुआ है और बहाव होने के कारण मिट्टी आसपास के जो नदी के आसपास के क्षेत्रों में एक बड़े स्तूप की तरह इकट्ठा हो गई है। तो इसी तरह से ये अवनालिका अपर्दन को हम समझ सकते हैं। चंबल नदी जो है उसमें अवनालिका अपर्दन का एक अच्छा उदाहरण है। तो इसका हम लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा को हम लेकिन आपको ये नाम याद रखना है, जल अपर्दन जो है इसी को लंबवत अपर्दन कहते हैं और यही क्या है? अवनालिका अपर्दन है। तो पोषक तत्वों की कमी, जल के बहाव के कारण पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उर्वरता कम हो जाती है उन क्षेत्रों में जहाँ जल काफ़ी मात्रा में बहता रहता है, तीव्र गति से बहता रहता है, तो वहाँ कौन सा अपर्दन होता है? अवनालिका अपर्दन होता है। और अवनालिका अपर्दन, लंबवत अपर्दन और जल अपर्दन जो है एक ही नाम है, तो उनका आप ध्यान रखें। ये होता है जल अपर्दन। नदियों द्वारा मिटाई गई मिट्टी के कारण या नदियों के बहाव के कारण, नदियों के बहाव के कारण, नदियों के बहाव के कारण, नदियों के बहाव के कारण मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, मिट्टी को बहाकर ले जाना, जिससे उस क्षेत्र में उर्वरता में कमी आती है, इसीलिए इसे जल अपर्दन कहते हैं, लंबवत अपर्दन कहते हैं और अवनालिका अपर्दन कहते हैं। और अवनालिका अपर्दन से किसका निर्माण हुआ है? बीहड़ों का निर्माण हुआ है। अब हम इसके बाद बात करते हैं वायु अपर्दन की। किसकी? वायु अपर्दन की। वायु अपर्दन को अपन कैसे समझ सकते हैं कि रेगिस्तान का जो विस्तार हो रहा है वो एक तरह से वायु अपर्दन ही है। वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के कारण क्या हो रहा है? वायु अपर्दन हो रहा है। वायु अपर्दन जो है इसको समांतर अपर्दन कहते हैं, क्योंकि ये हवा चलने के साथ, रेगिस्तान में जब हवा चलती रहती है तो रेगिस्तान धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसके अलावा कई क्षेत्रों में हवा चलने के कारण, तीव्र हवा चलने के साथ मिट्टी बढ़ती रहती है, मिट्टी बहती रहती है, इससे वहाँ की उर्वरता कम होती है, पोषक तत्व भी साथ में उड़ा के लेके जाती है। इसे क्या कहते हैं? वायु अपर्दन कहते हैं। इसके अलावा चट्टानों के टकराने से अरावली का ऊंचाई का कम होने का कारण मुख्य क्या है? वायु अपर्दन है। और हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा हम किससे प्रभावित होते हैं? वायु अपर्दन। तो इसको आप याद रखें कि किस राजस्थान का क्षेत्र किस अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो वायु अपर्दन से। वायु निरंतर बहती रहती है, रेगिस्तान को बढ़ा रही है, इसके साथ में वायु अपर्दन से जो मिट्टी के पोषक तत्व उनमें कमी आती है, तो ये वायु अपर्दन जो है मुख्य अपर्दन का उदाहरण है। इससे राजस्थान की मिट्टी बहुत प्रभावित होती है। तो वायु अपर्दन जो है मिट्टी को हवा द्वारा बहाकर ले जाना, मिट्टी का हवा द्वारा बहकर जाना, मिट्टी को हवा द्वारा जो बहाकर लेके जाती है हवा अपने साथ, तो इसे क्या कहते हैं? ये वायु अपर्दन में आता है। तो अपर्दन के हमने दो प्रकार पढ़े। एक तो जल अपर्दन होता है, इसे क्या कहते हैं? समांतर अपर्दन। वो था लंबवत अपर्दन, क्योंकि हवा के समांतर मिट्टी बहती रहती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? समांतर अपर्दन कहते हैं। तो जल अपर्दन हो गया, समांतर अपर्दन हो गया। अब है एक चादर अपर्दन। कौन सा? चादर अपर्दन। चादर अपर्दन ये वाला जो वायु अपर्दन होता है सबसे ज़्यादा किन क्षेत्रों में होता है? जैसलमेर में। कहाँ होता है? जैसलमेर में। और जो हमने इससे पहले पढ़ा जल अपर्दन, वो किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है? वो चंबल नदी के आसपास के क्षेत्रों में, नदियों के आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा होता है और वहीं से बीहड़ का निर्माण होता है। अब जो चादर अपर्दन होता है वो किस प्रकार से होता है? जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, पहाड़ पर भी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर भी कुछ मात्रा में मिट्टी इकट्ठा हो रखी होती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं, लेकिन जब बारिश का पानी गिरता है, बारिश का पानी गिरता है तो ये चादर के रूप में यहाँ से मिट्टी को नीचे खिसकाता रहता है, मिट्टी नीचे खिसकती रहती है और नीचे जो कोई भी खेत खलिहान होते हैं या उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ जाकर इकट्ठा हो जाती है, तो उसकी उर्वरता को कम करती है। तो ये चादर अपर्दन किस श्रेणी में आता है?
चादर अपर्दन में आता है। जब बारिश का पानी पहाड़ से गिरता है तो साथ में रेत को नीचे बहाकर लेके जाता है, नीचे बहाकर लेके जाता है। तो इस प्रकार का अपर्दन क्या कहलाता है? चादर अपर्दन कहलाता है। राजस्थान के सिरोही जिलों में जहाँ पर पहाड़ हैं और बारिश भी काफ़ी मात्रा में होती है, वहाँ वो क्षेत्र इससे प्रभावित होते हैं। वहाँ पर ऊपर से मिट्टी नीचे बह के जाती है पानी के साथ में, और वहाँ फिर खेत खलिहानों में और यहाँ इकट्ठी होकर उपजाऊपन को कम कर देती है। इसके अलावा राजसमंद और सिरोही, ये दो क्षेत्र हैं, दो जिले हैं जो मुख्य रूप से प्रभावित रहते हैं चादर अपर्दन से। सिरोही और उदयपुर, सिरोही और उदयपुर और राजसमंद, ठीक है, ये तीन प्रमुख जिले आते हैं जो चादर अपर्दन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेम की समस्या। मिट्टी में कौन सी समस्या होती है? कहीं पे सेम की समस्या होती है। सेम की समस्या मुख्यतः कहाँ होती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में। क्यों होती है? क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या होता है कि नीचे की तरफ, जमीन के नीचे कुछ क्षेत्रों में चूने की परत पाई जाती है। उस परत के कारण उस मिट्टी का, उस पानी का रिसाव प्रॉपरली नहीं हो पाता, पूरी तरह से पानी अंदर नहीं जा पाता जमीन के अंदर, और वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है तथा केशिकाओं के द्वारा ऊपर वापस जमीन के ऊपर एक दलदली भाग बना लेता है। तो इसे कौन सी समस्या कहते हैं? सेम की समस्या। कौन सी समस्या कहते हैं? सेम की समस्या। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सेम की समस्या सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित है हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और उसके बाद गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ठीक है, गंगानगर। और ये जो है इसका इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर, इनका प्रभाव मुख्य रूप से रहता है। इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर, इंदिरा गांधी और गंग नहर का जब पानी नीचे बहता रहता है तो उसका रिसाव होता रहता है। और रिसाव जो है जमीन में जब रिसाव होता है, लेकिन इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? पट्टी पाई जाती है, चूने की एक परत पाई जाती है नीचे की तरफ, और ये परत जो है इसके रिसाव को वहीं पर रोक लेती है। और जब फसलें उगती है तो केशिकत्व के कारण पानी ऊपर उठता है और दलदली भाग का निर्माण करता है, दलदली भाग बन जाता है, जिससे कि फसलों को बहुत हानि होती है। और यही कौन सी है? सेम की समस्या है। कौन सी है? सेम की समस्या। और इसी सेम की समस्या के निपटारा के लिए 2003 से डच लैंड, कौन सा? इंडो डच एक प्रोग्राम चल रहा है, इंडो डच। इसको आप याद रखें, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? इंडो डच प्रोग्राम चल रहा है। पोलैंड जो है, पोलैंड हमारी मदद कर रहा है। पोलैंड जो है उसकी सहायता से हम इस क्षेत्र में सेम की समस्या को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सफ़ेदा का जो पेड़ होता है वो सेम की समस्या को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण है। इस पेड़ के द्वारा, हम सफ़ेदा के पेड़ के द्वारा इस सेम की समस्या का उपचार होता है। इनके अधिक उगाया जा रहा है, जिससे सफ़ेदा के पेड़ से इस सेम की समस्या से निपटारा खत्म हो, ये समस्या खत्म हो। कौन सी परियोजना? इंडो डच योजना। इंडो डच जो योजना है ये कहाँ से, ये किसके द्वारा चलाई जा रही है? नीदरलैंड के द्वारा चलाई जा रही है, नीदरलैंड द्वारा चलाई जा रही है। इसके अलावा नीदरलैंड और पोलैंड दोनों देश इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। कब से? 2003 से। कब से काम कर रहे हैं? 2003 में। किस समस्या के लिए? सेम की समस्या से निपटने के लिए ये परियोजना चला रखी इन दोनों देशों के सहयोग से। तो सेम की समस्या क्या होती है? सेम की समस्या इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर जिसका पानी हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्रों में आता है, वहाँ पर उनका रिसाव जब ज़मीन में होता है तो वहाँ पर चूने की परत बनी हुई है, इसलिए ये पूर्ण अवशोषित नहीं कर पाता है और दलदली भाग बन जाता है, और वो दलदली भाग जो है फसलों को नुकसान पहुंचाता है। वही कौन सी समस्या है? सेम की समस्या है। वहाँ पर भूमि में क्या होती है? लवणीयता आ जाती है। क्या आ जाती है? लवणीयता आ जाती है, और वो फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो यही कौन सी है? सेम की समस्या है। सेम की समस्या के से निपटने के लिए कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? इंडो डच। कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? इंडो डच प्रोग्राम चल रहा है। कब से चल रहा है? 2003 से चल रहा है, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश? पोलैंड और नीदरलैंड के सहयोग से ये हमारे देश में कार्य चल रहा है। और सफ़ेदा का जो वृक्ष होता है ये सेम की समस्या के निवारण में काम आता है। ये वृक्ष, इसकी सहायता से सेम की समस्या कम होती है। तो ये हो गई सेम की समस्या। ये सब मिट्टी की समस्या के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके बाद मरुस्थलीकरण, क्या देखते हैं अपन? मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण जो होता है वो क्या होता है? मरुस्थल का बढ़ता, निरंतर बढ़ते रहना। हमारा मरुस्थल जो है वो निरंतर बढ़ रहा है। हमारे राजस्थान में 12 जिलों को मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय जिलों में घोषित किया गया है। इसके अलावा 16 जिलों में मरु विकास कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 75% जो केंद्र सरकार है और 25% योगदान किसका है? राज्य सरकार का है। तो मरुस्थलीकरण क्या होता है? मरुस्थलीकरण जिसको रेगिस्तान मार्च भी कहते हैं। तो मरुस्थलीकरण जो होता है, मरुस्थल का निरंतर बढ़ते रहना, मरुस्थल का निरंतर बढ़ते रहना हवाओं के कारण,
आंधियों के कारण मरुस्थल का निरंतर बढ़ते रहना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहता है। मरुस्थल का निरंतर विस्तार होना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। इसके मुख्य कारण है कि वनों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई हो रही है। इसी का पशुचारण, पशु को चराया जा रहा है, धीरे धीरे घास और ऐसे क्षेत्र खत्म हो रहे हैं जो कि मरुस्थल को रोकने का काम करते हैं। क्योंकि जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर घास फूस होती है, वहाँ पर मरुस्थलीकरण जो होता है कम होता है। लेकिन मैदानी क्षेत्र बन गए हैं, पेड़ पौधे, पेड़ों को नष्ट कर दिया गया है और पशुचारण इतना बढ़ गया है, उसकी वजह से मरुस्थलीकरण जो है बढ़ता जा रहा है, मरुस्थल का निरंतर विस्तार होता जा रहा है। ठीक है, तो इससे समस्या, ये मुख्य समस्या है कि धीरे धीरे रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है और मिट्टी का उपजाऊपन कम हो रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा है जो रेगिस्तान की मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, उस वजह से उपजाऊपन, जो फसलों का उपजाऊपन कम हो जाता है और ये कारण है कि मरुस्थल जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और मरुस्थल का बढ़ने का सबसे एक गांव है नाचना गांव। कौन सा गांव है? नाचना गांव, जो कि जैसलमेर में, वहाँ सर्वाधिक विस्तार देखा जा सकता है। इस गांव में सर्वाधिक विस्तार के रूप में जाना जाता है इस गांव को, कि मरुस्थलीकरण का विस्तार अगर आपको देखना है कि किस तरह इसका विस्तार निरंतर बढ़ रहा है तो नाचना गांव में आप जाके देख सकते हैं। ये प्रमुख उदाहरण है मरुस्थलीकरण का। तो ये था हमारा मरुस्थलीकरण, मरुस्थल का निरंतर विकास हो रहा है। इसके लिए कौन कौन से, कितने जिलों में मरुस्थल फैला हुआ? 12 जिलों में, राजस्थान के 12 जिलों में। ये किसके द्वारा? राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय कृषि आयोग है उसके द्वारा निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने हमें बताया है कि राजस्थान के 12 जिलों में मरुस्थल फैल चुका है और 12 जिलों में मरुस्थल फैल चुका है। इसके अलावा 16 जिलों में मरुस्थल को रोकने के लिए इनमें भी काम चल रहा है। इसके अलावा 4 और जिले हैं जिनमें मरुस्थल को रोकने का काम चल रहा है। राष्ट्रीय मरु योजना, किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय मरु योजना, मरु योजना के अंतर्गत ये काम चल रहा है, जिसमें 75% केंद्र सरकार, 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार, 25% राज्य सरकार का योगदान है किसको रोकने में? मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए। वापस देख लेते हैं मरुस्थलीकरण क्या होता है। मरुस्थल का धीरे धीरे विस्तार होना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई हो जाना, पशुचारण इतना अधिक हो गया है कि अब जो है मरुस्थल को रोकने के लिए पेड़ पौधे बचे नहीं है, घास फूस बचे नहीं है, ऐसे मैदान नहीं बचे, बिल्कुल खाली मैदान हो चुके हैं। और वहीं पे क्या बढ़ता है? मरुस्थल बढ़ता है। नाचना गांव जैसलमेर जो है मरुस्थलीकरण के लिए फेमस है। इसके अलावा 12 जिलों में हमारे मरुस्थलीय जिलों में आते हैं। और लेकिन ये जो राष्ट्रीय मरु कार्यक्रम है ये कितने जिलों में चल रहा है? 16 जिलों में चल रहा है। 75% केंद्र सरकार का योगदान है, 25% राज्य सरकार का योगदान है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इन 12 जिलों को घोषित किया है मरुस्थल में। तो ये हो गया हमारा मरुस्थलीकरण। तो ये था हमारा मृदा से संबंधित समस्याओं के बारे में हमारा चैप्टर। अगली क्लास में हम एक टेस्ट लेंगे आपका, और वो टेस्ट इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसके बारे में है, वन अभ्यारण्य के बारे में है। तो देखते हैं आपने कितनी तैयारी की है, उस एग्ज़ाम को दें। उसमें क्वेश्चन आएंगे, उन पूछे जाएंगे आपसे। विजय सर वो क्लास लेंगे, वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आंसर बताएंगे। तो थैंक यू। इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।